बजट आ गया है मित्रों। मोदी 3.0 का पहला बजट है और बजट पे इलेक्शन के रिजल्ट का असर साफ साफ दिख रहा है। बट किसको क्या मिला और क्यों मिला? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? किस सेक्टर को चमका दिया और किस सेक्टर को चौंका दिया? आम आदमी को कुछ दिया कि नहीं दिया? टैक्स में कुछ बचत हुई कि नहीं हुई? ये बजट के अनाउंसमेंट के वक्त बाजार 1100 पॉइंट नीचे कैसे चला गया? और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में आने का कुछ फायदा मिला क्या? और इस बजट स्पीच के दौरान कौन सा एक रिकॉर्ड बन गया? तो गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला, युवा को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? सबकी समरी बताएगा आपका राहुल। आपके मतलब की कोई बात इस बजट में हुई हो और उसको मैंने उठाया हो तो भाई साहब कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके बता देना। भाई साहब सुबह सुबह जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने अपना बक्सा खोला बजट पढ़ने के लिए, हमने भी हमारा लैपटॉप खोल लिया और तब से लेके अब तक रिसर्च जारी है। और पिछले 5 घंटे में पूरा बजट भाषण सुनने के बाद, उसकी रिसर्च करने के बाद एक समरी बनाई है। अगर आपको लगता है इतनी तेजी से, इतनी मेहनत से कोई चीज बनाई गई है और मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कैसा लगा ये बजट आपकी ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट स्पीच के दौरान क्या रिकॉर्ड बना। तो निर्मला जी ने पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया है, वो पहली ऐसी वित्त मंत्री है जिन्होंने कंटिन्यूअस 7 बार बजट का भाषण पढ़ा है। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 6 बार पढ़ा था। अब अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो मोरारजी देसाई 10 बार बजट पढ़ चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं पढ़ पाए। इन्होंने 7 बार कंटिन्यूअस पढ़ा है और अगर ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करती है तो इनके 11 बजट हो जाएंगे और ये उस मामले में भी सबसे ज्यादा बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। भाई साहब बजट का साइज था 48 लाख करोड़ और सबको सब कुछ बोरी भर भर के दिया गया है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत कुछ लिया गया है। कौन सा है वो सेक्टर? वो सेक्टर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था उसको बढ़ा के ले गए 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% हुआ करता था उसको बढ़ा के ले गए 12.5%। एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है F&O पे, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहां सब जगह छूट दी जा रही है, रियायतें बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे इस पे सारी टैक्स लगा दी है। तो इस बात से भाई साहब मार्केट घबरा गया और बजट स्पीच के दौरान ही 1100 पॉइंट नीचे गिर गया था। और मोदी स्टॉक्स जिसको कहते हैं, जो पीएसयू के स्टॉक है, पीएसयू का इंडेक्स 6.5% गिर गया और कई ऐसी कंपनीज थी जिसमें लोअर सर्किट लगने की नौबत आ गई। लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाजार ने रिकवर किया। एक बार तो सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला गया था, पर धीरे धीरे ये सदमा सहते सहते अभी जाके स्टॉक मार्केट 80,000 से ऊपर ही बंद हुआ है। जब सब पे रहम किया तो इसके साथ बेरहमी क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सब जानते हैं पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत कमाया और सरकार ही कहती है जहां कमाई हो रही है सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे। तो जब इतनी कमाई हो रही है तो यार निचोड़ेंगे, क्योंकि तेल तो तिलों में से निकलेगा। सरकार की एक मंशा ये सकती है कि जो F&O है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन पे टैक्स बढ़ा दो, शायद ये करना छोड़ देंगे। अब इस सरकार से पूछो इतना टैक्स बढ़ाया सिगरेट पे, शराब पे, ये कम हुई क्या? कम तो ये भी नहीं होगी, बस हाँ सरकार की तिजोरी बढ़ती रहेगी। अब आम आदमी बजट में देखता है क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, पर उससे पहले देखते हैं विभिन्न सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर को क्या क्या चीज दी गई। तो इस बजट में सरकार ने पहले कह दिया कि 9 सेक्टर पे हमारा फोकस रहेगा साहब। एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास पे ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, इनोवेशन पे ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पे ध्यान देंगे, एनर्जी पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म करेंगे और सबका साथ सबका विकास तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। बजट का वो आइटम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भाई साहब यूथ और रोजगार। देखो भाई साहब ऐसा है कि विपक्ष का जो सबसे स्ट्रांग मुद्दा था वो ये था कि भाई साहब सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, युवा बेरोजगार घूम रहा है और युवा में आक्रोश था और उसी वजह से सीटें कमाई मोदी सरकार समझ गई, बोले करना पड़ेगा। 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च की है जिसपे सरकार टोटल 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है ताकि यूथ के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए और इन स्कीम्स का 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं पे सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेके आई है कि 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई साहब ये तो योजना हम पहले ही लेके आए थे, ये तो हमारी योजना का कॉपी पेस्ट है। अब कोई किसका कितना भी विरोध करे लेकिन इस योजना के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि युवा से और रोजगार के मुद्दे पे कोई नाराजगी नहीं लेना चाहता। तो कितना ही बड़ा विपक्ष है वो कह रहा योजना तो ठीक ही है। आपके क्या विचार हैं? ये योजना ठीक है क्या? ये चल पाएगी क्या? ये कॉपी थी या नहीं थी, पर क्या ये इंप्लीमेंट होने से फायदा होगा? मुझे भाई साहब कमेंट करके जरूर बताओ। और जिस भी मुद्दे पे आपको लगता है आपके विचार हैं, अपनी वीडियो मिलियंस लोगों तक जाने वाली है और मैं चाहता हूं कमेंट के जरिए आप भी इतने लोगों तक
पहुंच जाओ। अब युवा कवर हो गया, युवा खुश हो गया, रोजगार की बात हो गई। अब आ जाते हैं गरीब पे। तो गरीब के लिए कहा कि भैया जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, जहां पे गरीबों को अनाज दिया जाता है, वो योजना 5 साल और आगे बढ़ा दी गई है और 80 करोड़ लोगों को ये फ्री बांटने की जो व्यवस्था है ये जारी रहेगी। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा मकान शहरों में और 2 करोड़ से ज्यादा मकान गाँव में बनाए जाएंगे। अब आते हैं किसानों के लिए। तो किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ का फंड अलॉट कर दिया गया और टारगेट लिया गया है कि भैया अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा किसान को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब इस पे कुछ कृषि संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि खेती मोस्टली गांव में होती है, तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ अलग से अलॉट किए गए। एक कौन सा वर्ग रह गया जिसके लिए काम करना जरूरी है? महिलाएं। तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बजट में अलग से अलॉट किए गए, जो अलग अलग स्कीमों के जरिए उन तक पहुंचाए जाएंगे। अब थोड़ा छोटे व्यापारियों के लिए किया जाए तो जो मुद्रा की 10 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। और जहां एमएसएमई के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, वहां पे सिड भी अपनी 24 ब्रांचेस खोलेगा ताकि इनको और लोन दिया जा सके। जो ई कॉमर्स पे वर्क करते थे, टीडीएस 1% लगता था, अब वो टीडीएस तो नहीं हटाया है, पर उसमें 90% की छूट देके 1% टीडीएस को 0.10% कर दिया गया है। बात करें डिफेंस की, सबसे ज्यादा जो बजट है वो भैया डिफेंस को दिया गया है। 13% बजट का यानी 6,21,000 करोड़ डिफेंस को अलॉट किए गए हैं, ताकि हमारी जो सेना है उसकी ताकत बढ़े और साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़े। और डिफेंस कंपनीज के लिए 1,000 करोड़ का वीसी फंड और लॉन्च किया गया है कि इस सेक्टर में अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है तो 1,000 करोड़ का फंड अलग से लॉन्च किया गया है। तो भैया डिफेंस में तो बल्ले बल्ले होने वाली है। अब बात आती है स्टूडेंट, उनके लिए क्या कर रहे हैं साहब? स्टूडेंट के लिए कहा भाई 10 लाख तक का लोन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो तो उसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, लेकिन आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में ही कहीं पढ़ने जाओगे, इंडिया के बाहर जा रहे हो उसके लिए नहीं है। उसके अलावा जो कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है उसके लिए 1,000 करोड़ का अलग से फंड अनाउंस किया है। 11,11,000 करोड़ ये शगुन कैपेक्स का खर्चा है। इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार खर्च करने वाली है, रोड पे, ब्रिज पे, रेलवे पे, इन पे खर्च होने वाला है। अब सोच रहे हो राहुल जी नायडू जी का क्या हुआ, नीतीश कुमार जी का क्या हुआ? उनको एकदम लास्ट में लेके जाएंगे। तो बात करते हैं मिडिल क्लास, इनका क्या हुआ? मिडिल क्लास की एक टेंशन, हमें तो बताओ हमसे ज्यादा टैक्स तो ना लोगे। इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम जैसी थी वैसी है, उसको छेड़ा नहीं गया है। नई रिजीम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको बढ़ा के 75,000 पे ले गए। टैक्स की स्लैब थोड़ी चेंज कर दी है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं ले रहे। 3 लाख से 7 लाख पे 5% लगेगा। पहले क्या था, 3 से 6 पे था, अब 7 पे, यानी 1,06,000 से 7 लाख की जो रेंज में पिछले साल था वो 10% दे रहा था, अब देगा 5। 7 से 10 लाख की रेंज में 10%, 10 से 12 की रेंज में 15%, 12 से 15 के रेंज में 20% और 15 से ऊपर वाले लाओ भैया 30%। तो इसको पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो जो पिछले साल की तुलना में इस साल की इनकम पे देखा जाए तो 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग आम आदमी को हो रही है और सैलरीड वालों को इसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है। अब बोले भाई साहब सस्ता हुआ है क्या कुछ? राहुल जी ये बताओ, इनकम टैक्स में तो समझ में आ गई, जीएसटी वीएसटी बताओ और बाकी सामान का क्या रहा? तो भाई साहब बहुत सारी चीजें सस्ती हुई है और आपके काम की चीजें सस्ती हुई है। लेदर पे ड्यूटी कम कर दी है, लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें अब सस्ती होने वाली है। इसके अलावा आपका मोबाइल, उसके सभी पार्ट्स, इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इसको भी नीचे लेके आए, तो आपके मोबाइल चार्जर पार्ट्स सस्ते होने वाले हैं। सोना चांदी पे पहले 15% ड्यूटी थी, इसको 6 पे ले आए। प्लेटिनम पे 15.4 थी, इसको 6.4 पे ले आए। इसके पीछे मंशा क्या है कि जो रिटेल की डिमांड है वो उठे, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करें। एक और मंशा थी, स्मगलिंग थोड़ी सी रुके, क्योंकि जब इतने बड़ा इंपोर्ट ड्यूटी का डिफरेंस होता है तो आदमी मेहनत करता है कहीं से स्मगलिंग करके आए, ये 15% बच जाए। अभी डिफरेंस ही कम हो गया तो स्मगलिंग की वारदातें थोड़ी कम होगी क्योंकि मार्जिन बचा ही नहीं है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट की 3 ड्रग्स ऐसी है जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है, उस पर ड्यूटी कम नहीं की, माफ ही कर दी, तो अब कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता हो गया है। राहुल जी कुछ महंगा किया क्या? हाँ साहब 3 चीजें महंगी की है। एक किया है अमोनियम नाइट्रेट महंगा, एक इन्होंने की है भाई साहब टेलीकॉम के इक्विपमेंट महंगे। क्यों? ये मोस्टली चाइना से आ रहे थे, तो भाई ये चाहते हैं कि भाई चाइना से इंपोर्ट कम करो और जो देश के मैन्युफैक्चरर हैं उनको मौका दो, तो इस चक्कर में भाई साहब इस पे ड्यूटी बढ़ा दी है। तीसरा जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं वो भाई साहब एनवायरनमेंट के लिए खराब है, तो उसका उपयोग कम से कम हो इसलिए उस पर भी ड्यूटी बढ़ा दी है। तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट, टेलीकॉम के इक्विपमेंट और आपके एमोनियम नाइट्रेट, ये 3 चीजें हैं जो स्पेशली महंगी हुई है इस बजट के बाद। अब बात करते हैं भाई साहब ये अलायंस के जो पार्टनर्स हैं इनको कुछ मिला क्या, और 2 मुख्य पार्टनर पे चर्चा है कि बिहार का क्या हुआ, तेलंगाना का क्या हुआ। तो बिहार की तो भाई साहब हो गई बल्ले बल्ले। बिहार को तो भाई साहब नया एयरपोर्ट मिला है,
बिहार को मेडिकल कॉलेज दिया है, बिहार में 3-4 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, बिहार में भागलपुर में एक मेगा पावर प्लांट लगा रहे हैं, बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का पुल बनाया जा रहा है साहब, बोध गया का कॉरिडोर बन रहा है, गया में कॉरिडोर बन रहा है, बाढ़ आती रहती है बिहार में, उसके राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स बिहार को मिले हैं। अब एक चीज जो नीतीश जी की मांग थी वो थी स्पेशल स्टेटस मिले, वो मोदी जी ने अभी तक इनको दिया नहीं है। इस बात को लेके जो लालू जी हैं या आरजेडी है या कांग्रेस है वो कमेंट कर रहे हैं कि लो जी साहब गए थे इनके पास, दिया ही नहीं। उस पर नीतीश जी कह रहे इतना तो ले आए, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। अब ऐसा बिहार को इतना कुछ दी दे तो आंध्र प्रदेश भी थोड़ी रहेगा। आंध्र प्रदेश को भैया 15,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं उनकी नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए। इस पे 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, आशंका जाहिर की थी, आप लोगों की कृपा है ये जो अपना अंदाजा था एकदम सही निशाने पे लग गया। 15,000 करोड़ तो अभी दिए हैं और आगे और फंड देंगे, इस बात का भी आश्वासन पूरा दिया गया है। उसके अलावा कई मेजर पावर प्लांट है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जो कि अब आंध्र प्रदेश जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो भाई साहब इस बजट में देखें तो युवाओं को साध लिया, रोजगार की बात कर ली, गरीबों को साध लिया, किसानों को साध लिया, अपने गठबंधन के साथियों को साध लिया। भाई साहब टैक्स में कटौती कर दी, बहुत चीजें सस्ती कर दी, मध्यम वर्ग को साध लिया। थोड़ा स्टॉक मार्केट वाले नाराज होंगे लेकिन वो भी नीचे गिर के एक बार तो रिकवर कर गया। और अब जाके डिटेल में और बजट को पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे, बयान आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो जो जो डेवलपमेंट होते रहेंगे आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। लेकिन अगर आपको लगे कि आज बहुत मेहनत करके बहुत तेजी से और बहुत डिटेल में आपको अगर मैं वीडियो समझा पाया हूं तो आपका कमेंट मुझे जानना है। और आपको क्या लगता है कि बजट में क्या चीज की कमी रह गई जो होनी चाहिए थी और क्या चीज जो हुई है आपको पसंद नहीं आई है, ये मुझे सारे आपकी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में चाहिए। अपने वीडियो का टारगेट है इसको 3 मिलियन तक लेके जाना है, तो 30 लाख लोगों तक आवाज जाएगी, उसके साथ आपका कमेंट भी जाना चाहिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।